Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूँ. So you guys can listen to me. Okay, great. अच्छा, we have been talking about SQL lately in our last lectures, and we were talking about SQL joins. And yesterday we created a database for car parking system जहाँ पे हमने मतलब different floors और vehicles और मतलब जो entities के बारे में हमने information को जो है पहले gather किया. उसके बाद हमने एक छोटे सा database डिजाइन किया जिसमें हमने कुछ 4-5 tables बनाए, and later on we converted that DB into our live DB जिसमें हमने 3 tables अपनी database में create किए, and then we entered a few rows in them and tried to learn about SQL join. तो लेक्चर काफ़ी डिटेल था कल वाला, और जिन लोगों का मिस हो गया है लाजमी कल वाला लेक्चर देख लें. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने के हवाले से. एंड एसक्यूएल के अलावा जो क्लाइंट कम्युनिकेशन थी उसके बारे में कल हमने बात की. इट वाज अराउंड 25 to 30 और 40 मिनट्स डिस्कशन के किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे. अगर आपका क्लाइंट आपसे कोई आपको डॉक्यूमेंट देता है या कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है तो आपने कैसे असेस करना है, इसका क्या बिहेवियर है, और व्हाट इज ही थिंकिंग एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. सो उसको आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है और पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कैसे करना है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, और मतलब जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कम्युनिकेशन की वो हमने कल शेयर की थी. आवाज़ नहीं आ रही, आई डोंट नो व्हाई आपको आवाज़ नहीं आ रही, बाकियों को तो आ रही है. अच्छा, इसके अलावा जो है आज क्विज नहीं होगा बिकॉज अभी कुछ एसक्यूएल की चीज़ें हमारी रहती हैं. एज सुन एज दे आर कंप्लीट आई विल शेयर क्विज विद यू गाइस, मे बी मंडे और ट्यूसडे. ठीक है. सो जो चीज़ें रहती हैं पहले उन्हें कंप्लीट कर लें. हमारे पास जो डेटाबेस थी जिसको हमने क्रिएट किया कल, दैट वाज आई थिंक डीबी एग्जांपल. यस, इसके अंदर हमने 3 टेबल क्रिएट किए एंड वी लर्न अबाउट एसक्यूएल जॉइन. क्यूरी क्या थी? क्यूरी मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ जो क्यूरी हम लोग करना चाह रहे थे. ये कल का हमारा डॉक्यूमेंट था. इसके लास्ट पे हमने 3 क्यूरीज लिखी थी कि इन टेबल से अगर हमें रिकॉर्ड लेना है तो किस तरह से लेना है. पार्किंग प्लाजा की मुकम्मल जो डिज़ाइन था उसके बारे में बात की, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं. एंड देन वी लेटर फाइंड आउट आवर एंटिटीज की एंटिटीज हमारी कौन कौन सी होंगी. इसके बाद हम लोगों ने टेबल अपने डिफाइन किए, कॉलम्स डिफाइन किए. कॉलम्स डिफाइन करने के बाद हमने उसको कन्वर्ट किया रियल डेटाबेस में, जिसमें से हमने 3 टेबल यहाँ पे बनाए. और वो 3 टेबल थे टीबीएल, ड्राइवर, मेंबरशिप कार्ड एंड व्हीकल. एंड देन वी हैड 3 डिफरेंट क्वेश्चंस कि अगर आपको सारी व्हीकल लेनी है तो डेफिनेटली एक सिंपल सी क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल व्हीकल्स, और अगर आपको ड्राइवर्स लेने हैं तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल ड्राइवर्स. बट अगर आपको ड्राइवर का नाम लेना है, ठीक है, और आपको मेंबरशिप कार्ड नंबर दिया हुआ सिर्फ, ठीक है, तो आप कैसे लेंगे. यादिल आरिफ, नो आई डोंट नो कि आप किस बात का क्या जवाब दे रहे हैं. मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही. अपना कंप्लीट जो भी मैसेज है उसको कमेंट में लिखें. अच्छा, गेट ड्राइवर्स विद स्पेसिफिक मेंबरशिप कार्ड नंबर. इसके लिए हम लोगों ने ज्वाइन लगाया था कि मेंबरशिप कार्ड का जो नंबर है हमारे पास इस टेबल के अंदर है, और जो ड्राइवर का आईडी है वो इस टेबल के अंदर है, और हमें चाहिए ड्राइवर का नाम. सो 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर डाटा है, तो उनमें उनसे डाटा हम कैसे ले सकते हैं. इसके लिए बताया था कि आप ज्वाइन यूज करेंगे. ज्वाइन क्या करता है, 2 टेबल्स को जोड़ देता है, रोज को इकट्ठा करता है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम की कॉमन वैल्यूज की बेस के ऊपर. जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल मेंबरशिप कार्ड, हमें बेसिकली क्या चाहिए, ड्राइवर का नेम. ठीक है, तो हम स्टैटिक नहीं लेंगे,
हमें टीबीएल ड्राइवर से ड्राइवर का नाम चाहिए बस। फ्रॉम, यहाँ पे आप दे दें टीबीएल ड्राइवर। अब इसके बाद आपने, ये आपका एक टेबल है, दूसरा टेबल आपने ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आप इनर ज्वाइन लगा दें। इंटर ज्वाइन ड्राइवर को किसके साथ आपने कनेक्ट करना है? टीबीएल मेंबरशिप कार्ड के साथ। और किस कॉलम पे आपने कनेक्ट करना है? कंडीशन लगनी है टीबीएल ड्राइवर का आईडी कॉलम बराबर है टीबीएल मेंबरशिप कार्ड का ड्राइवर आईडी। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो जितने ड्राइवर्स होंगे उनके हमारे पास नेम आ जाएंगे। राइट नाउ हमारे सिस्टम में कितने ड्राइवर है? एक ही ड्राइवर है। सो कुछ एंट्रीज हम अपने सिस्टम में कर लेते हैं ताकि हम डाटा को देख सकें, डाटा मजीद किस तरह से हमारे पास अगर इंक्रीज होता है तो क्या पोजीशन आएगी, आउटपुट क्या आएगा। सो डीबी एग्जांपल और इंसर्ट की एंट्रीज हमें करनी है ड्राइवर के अंदर। सो ड्राइवर नंबर 2 आ जाएगा। लेट्स सपोज वी एंटर जुनैद, एज है जी 35, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी आप एंटर कर दें, सीएनआईसी नंबर कोई भी एंटर कर दें। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर AHN 1289 वट एवर, ये आपने एंटर कर दिया, ड्राइवर एंटर किया। अब इस ड्राइवर का मेंबरशिप कार्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ये आईडी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये डेट ऑटोमेटिकली करंट डेट इसको इशू हो जाएगी। एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगले साल की एक्सपायरी सिलेक्ट कर लें, जुलाई 2021 आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, 19 आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, प्राइस में आपने लिख दिया कि 1200 इसकी प्राइस है, और मेंबरशिप प्राइस इसकी है जी 1500, और स्टेटस इसका 1 है, और ड्राइवर की आईडी यहाँ पे 2 आ जाएगी। वहीकल की आईडी अभी तक हमारे पास इसकी वहीकल एंटर नहीं हुई हुई। ठीक है, तो क्या हम इसके बगैर एंट्री करने देगा? वहीकल में कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो इस ड्राइवर की वहीकल भी एक एंटर कर लें। जो वहीकल आप रजिस्टर करने लेंगे, जिसके लिए आप मेंबरशिप असाइन करेंगे, वो वहीकल भी आप एंटर कर लें। इंसर्ट करते हैं, नेम है जी हमारे पास होंडा या करोला अल्टस, मॉडल है जी अल्टस 2019 कर लें, टाइप कर लें कार, कलर कर लें वाइट, और रजिस्ट्रेशन नंबर BNN 1234, गो करते हैं। हमारे पास यहाँ पे वहीकल भी आ गई। अब इसी को एडिट इनलाइन करें, वहीकल के अंदर आईडी नंबर 2 एंटर कर दें और इसको गो कर दें। ठीक है, जिससे आपकी दो दो एंट्रीज हो गई। मेंबरशिप कार्ड के अंदर हमारी इस टाइम है जी 3 एंट्रीज, और वहीकल के अंदर हमारी एंट्रीज हैं 2, और ड्राइवर में एंट्रीज हैं 2। क्विज आज था, लेकिन क्विज को मैंने पेंडिंग किया है मंडे या ट्यूसडे के लिए। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारा जॉइन का जो कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट वाला राइट वाला आउटर जॉइन, वो कॉन्सेप्ट अभी रहता है। उस क्विज के लिए वो कॉन्सेप्ट जरूरी था, इसलिए मैंने उसको पेंडिंग किया है मंडे ट्यूसडे के लिए। वंस वी आर डन विद एसक्यूएल तो डेफिनेटली आपका क्विज होगा और लाइव होगा इंशाल्लाह। तो अब लेट्स सपोज डाटा लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपके पास मेंबरशिप कार्ड का डाटा आ जाए और उसके साथ मैचिंग ड्राइवर आईडी का सारा रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आपको डाटा चाहिए दोनों टेबल्स का। तो पहला टेबल आपका कौन सा होगा? टीबीएल ड्राइवर डॉट स्टैटिक, इसका सारा डाटा चाहिए, और टीबीएल मेंबरशिप कार्ड डॉट स्टैटिक, इसका भी सारा डाटा चाहिए। कहाँ से? पहला टेबल जो आपने सेलेक्ट किया है फ्रॉम के बाद आप उसको लिख लें, टीबीएल ड्राइवर, इनर जॉइन अगर आप लगाते हैं, इनर जॉइन लगा के आप आगे अगले टेबल का नाम लिखेंगे। यानी यहाँ पे आपने लिख दिया टीबीएल ड्राइवर, तो यहाँ पे आएगा टीबीएल मेंबरशिप कार्ड। ऑन की कंडीशन लगाएं, टीबीएल ड्राइवर डॉट ड्राइवर आईडी, टीबीएल ड्राइवर डॉट आईडी इज इक्वल टू टीबीएल मेंबरशिप कार्ड डॉट ड्राइवर आईडी। ठीक है, यहाँ पे अब आप गो करें।
तो जो आपके पास रिकॉर्ड होंगे मैचिंग वाले वो आपके पास आ जाएंगे। अब ड्राइवर आईडी की बेस पे हमने लगाया, तो हमारे पास ड्राइवर आईडी जो है दोनों रोज के अंदर, अगर आप मेंबरशिप कार्ड में देखें तो दोनों सेकंड रोज का जो ड्राइवर आईडी है दैट इज 2। ठीक है, दोनों सेकंड रोज का ड्राइवर आईडी 2 है। इसलिए हमारे पास मैचिंग रोज के अंदर दोनों रोज के सामने 2 की इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे ये मेंबरशिप कार्ड नंबर जो हमारे पास आ रहा है जिसकी प्राइस 1800 है, और इस मेंबरशिप कार्ड की आईडी 1 है, इसके अगेंस्ट ड्राइवर नंबर 1 है। इस मेंबरशिप कार्ड की आईडी 2 है, 2 के अगेंस्ट भी ड्राइवर आईडी 2 है, तो ड्राइवर आईडी 2 की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। और 3 के अगेंस्ट भी ड्राइवर आईडी 2 है, तो ड्राइवर आईडी 2 की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ज्वाइन क्या करेगा, मैचिंग रोज को बिल्कुल सामने ला के रख देगा, ताकि अब आपको पूरे इस टेबल से आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो मिल जाए। अब डिपेंड करता है कि अगर मुझे सिर्फ नेम चाहिए, मेरी कल की क्यूरी में मुझे सिर्फ नाम चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ छोड़ा और सिर्फ टीबीएल ड्राइवर से नेम उठा लिया, क्योंकि ज्वाइन तो लग रहा है डाटा सारा मिल रहा है इस ज्वाइन की बेस पे। दोनों रोज यहाँ इस कंडीशन की वजह से दोनों टेबल आपस में इकट्ठे हो गए हैं। अब आपको इसमें से जो कॉलम रिक्वायर्ड है आप उसको फेच कर लें, टीबीएल ड्राइवर डॉट नेम आप फेच कर लें, तो आपको ड्राइवर का नाम मिल जाएगा। तीनों ड्राइवर्स के नाम आ गए। अब इसको मजीद आपने फिल्टर करना है, तो आप वेयर की साथ कमांड यूज कर लें। वेयर टीबीएल मेंबरशिप कार्ड, किस कार्ड के ड्राइवर का नाम निकालना है, जिस कार्ड की आईडी 1 है। ठीक है, टीबीएल मेंबरशिप कार्ड टेबल का नाम डॉट कॉलम, यानी उसकी आईडी की वैल्यू 1 हो तो उसे निकाल के ले आओ। वो किया तो 1 का नाम अली आ गया। अगर मैं सेकंड वाले का निकालता हूं तो मेरे पास जुनेद आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से अपनी क्यूरी को मजीद फिल्टर करते जाते हैं, डाटा आपका फिल्टर होता जाता है। ये तो था इनर ज्वाइन। इसके अलावा हमारे पास होता है एक लेफ्ट ज्वाइन या आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन की हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं, दैट इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड ले आएगा, राइट वाली मैचिंग वैल्यूज लेके आएगा, और लेफ्ट की वो रोज जिनके अगेंस्ट राइट मैचिंग नहीं है वहां पे हमें नल ला के दे देगा। जैसे अगर आप इस क्यूरी को रन करें जो यहाँ पे दी हुई है, सिलेक्ट करो कस्टमर्स में से कस्टमर नेम, ऑर्डर्स में से ऑर्डर आईडी, फ्रॉम कस्टमर टेबल, और इनर जॉइन की जगह आप लेफ्ट का वर्ड लगा दो, लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ये आपका ज्वाइन हो गया, ये आपका पहला टेबल हो गया, ये आपका दूसरा टेबल हो गया, ये वो कॉलम है जो आपको रिस्पॉन्स में चाहिए। लास्ट में आपने इसको ऑर्डर बाय करवा दिया कि इसको जो रिजल्ट आ रहा है इसको सॉर्ट भी कर दो। जैसे इस क्यूरी को रन करेंगे तो आप देखें वो कस्टमर, क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया कस्टमर का ऑर्डर्स के ऊपर, यानी कस्टमर को हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं ऑर्डर के साथ, तो सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड आएगा और सिर्फ मैचिंग ऑर्डर आईडी आएंगे। जिस कस्टमर की ऑर्डर आईडी नहीं है उसके सामने नल आ रहा है। अगर आपको कहीं पे कल को यूज केस आ जाता है कि आप जो है सिस्टम के अंदर से सारी गाड़ियों का रिकॉर्ड निकालें और उन गाड़ियों के अगेंस्ट जो ड्राइवर्स जो उनको चला रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी निकालें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको एक ज्वाइन लगाना है, लेफ्ट ज्वाइन लगाना है किसके ऊपर, कार्स के ऊपर, और उसके साथ आपने ज्वाइन में टेबल दे देना है ड्राइवर का, और मैचिंग ड्राइवर्स के रिकॉर्ड ले आने हैं। बाकी सबको आपने स्किप कर देना। क्लियर हो गया? अब इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो सिस्टम में इस तरह हो सकता है कि कुछ जो है ड्राइवर रजिस्टर हुए हैं हमारे पास, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई मेंबरशिप कार्ड भी असाइन नहीं हुआ या कोई व्हीकल असाइन नहीं हुई। तो इस सिस्टम के अंदर मैं कुछ ड्राइवर्स के नेम एंटर कर लेता हूँ। अहमद, एज 22, कॉन्टैक्ट नंबर वटेवर, पीएनआईसी नंबर भी आप कुछ कमी डाटा एंटर कर देंगे, लाइसेंस नंबर बीएन वटेवर यू कैन एंटर। आपने गो कर दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसी को एडिट इनलाइन कर रहा हूँ, और इसमें यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, जवाद कर देता हूँ, एज 78 कर देता हूँ, बाकी डेटा ये 99 कर देते हैं, सिमिलर है। ठीक है, फिर एडिट करते हैं, और एडिट के बाद यहाँ पे आप नेम चेंज करके लेट्स सपोज वकास कर देते हैं, गो करते हैं, तो इस टाइम आपके पास तकरीबन 5 ड्राइवर सिस्टम के अंदर आ गए। ठीक है,
अब क्यूरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। क्यूरी आती है गेट ऑल ड्राइवर्स एंड देयर मेंबरशिप कार्ड नंबर। ठीक है, ये डाटा चाहिए। अब आपको सारे ड्राइवर चाहिए और उनके मेंबरशिप कार्ड नंबर चाहिए। अगर आप टेबल देखें तो आपके पास टेबल के अंदर, ये जो टेबल है इसके अंदर आपके पास ड्राइवर के टेबल के अंदर मेंबरशिप कार्ड नंबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप मेंबरशिप कार्ड का टेबल देखेंगे, अगर आप मेंबरशिप कार्ड का टेबल देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास मेंबरशिप कार्ड आईडी है। सो दैट इज अवर मेंबरशिप कार्ड नंबर। मेंबरशिप कार्ड नंबर 1 2 3 ये हमें चाहिए, लेकिन 7 ड्राइवर्स चाहिए। तो ड्राइवर्स और मेंबरशिप कार्ड दोनों रिलेटेड है, हमें पता है इस कॉलम से, ड्राइवर आईडी के कॉलम से। ठीक है, ड्राइवर आईडी के कॉलम से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे फॉरेन की है और इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है। सो अब आप क्या क्यूरी लगाएंगे, सिलेक्ट, क्योंकि आपको सारे ड्राइवर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टीबीएल ड्राइवर डॉट स्टैटिक ड्राइवर की सारी इंफॉर्मेशन, और जो आपका टीबीएल मेंबरशिप कार्ड है उसमें से सिर्फ आपको आईडी का कॉलम चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ मेंबरशिप कार्ड नंबर चाहिए। इसके आगे आप एलियस लगा दें, मेंबरशिप कार्ड नंबर। ठीक है, एलियस से क्या होगा, ये जो कॉलम होगा जब ये रिजल्ट में आएगा तो इस आईडी का कॉलम रीनेम होकर मेंबरशिप कार्ड नंबर के नाम से आ जाएगा। फ्रॉम टीबीएल ड्राइवर, टीबीएल ड्राइवर से आप ले रहे हैं, अब आप लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं। टीबीएल ड्राइवर को आप लेफ्ट ज्वाइन करें क्योंकि आपको सारे ड्राइवर्स का रिकॉर्ड चाहिए। सिस्टम में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ उन ड्राइवर्स का रिकॉर्ड लाओ जो कि जिनके मेंबरशिप बनी हुई है, सारे ड्राइवर्स का रिकॉर्ड लाओ और उनकी साथ मेंबरशिप ले आओ। तो लेफ्ट ज्वाइन करेंगे आप टीबीएल मेंबरशिप कार्ड के ऊपर, ऑन की एडिशन लगाएंगे और टीबीएल ड्राइवर का जो कॉलम है आईडी वो इक्वल है टीबीएल मेंबरशिप कार्ड के कॉलम आईडी के इक्वल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे और उनके अगेंस्ट जो मेंबरशिप कार्ड नंबर होंगे वो आ जाएंगे। ये देखें, अली के अगेंस्ट मेंबरशिप कार्ड नंबर 1 है, जुनेद के अगेंस्ट मेंबरशिप कार्ड नंबर 2 है, अहमद के अगेंस्ट मेंबरशिप कार्ड नंबर 3 है, जवाद और वकास के अगेंस्ट कोई मेंबरशिप कार्ड नंबर नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि लेफ्ट का सारा डाटा और राइट के मैचिंग रिकॉर्ड आ रहे हैं। ये लेफ्ट जॉइन है। सिमिलरली राइट जॉइन इस तरह से, अगर आप राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड लेना चाह रहे हैं, लेफ्ट वाले की मैचिंग लेना चाह रहे हैं, तो आप उससे मैचिंग रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एसक्यूएल जॉइन से सिंपली। और अगर आप देखें इसके बाद हमारे पास है फुल जॉइन। अब फुल जॉइन क्या करता है, फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल रिकॉर्ड्स। फुल आउटर जॉइन कैन पोटेंशियली रिटर्न वेरी लार्ज रिजल्ट्स। फुल आउटर जॉइन एंड फुल जॉइन आर सेम, यानी फुल आउटर जॉइन का वर्ड और फुल जॉइन का वर्ड दीज आर सेम। In this tutorial, we'll use well-known Northwind database, जिसमें below is a section of customers। ये customers हैं और ये orders हैं। ठीक है, अगर आप full join लगाते हैं तो कस्टमर का सारा रिकॉर्ड आएगा और ऑर्डर्स का सारा रिकॉर्ड आएगा। All the matching records from both tables, whether the other table matches or not. If there are rows in the customer table that do not have matching in the order, if there are no rows in orders that do not have a match in customers, these rows will be listed as well। यानी कि अगर relevant रिकॉर्ड नहीं भी मिल रहा तो भी वो आ जाएगा आपके पास। तो फुल जॉइन नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते और ना इसके लिए उन्होंने तो यहाँ पे कोई प्रैक्टिस की कोई चीज मेरा ख्याल है दी है, सिर्फ क्यूरी मेंशन की हुई है और रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आप ये क्यूरी चलाएंगे तो आपको कस्टमर्स का रिकॉर्ड मिल रहा है और ऑर्डर्स का भी रिकॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे सारे ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट कस्टमर नहीं है वो भी हमारे पास मैच में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटर्न्स ऑल द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स वेदर द अदर टेबल मैचेस और नॉट। तो दोनों का रिकॉर्ड आएगा, या तो यहाँ पे नल आ जाएगा या यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए नॉर्मली हम फुल ज्वाइन नहीं यूज करते। सेल्फ ज्वाइन होता है एक टेबल का अपने आप के साथ ज्वाइन। ठीक है, एक ही टेबल को दो डिफरेंट नाम से प्रेजेंट करके हम सेल्फ ज्वाइन लेते हैं। जैसे इन दिस ट्यूटोरियल वी यूज, ये अगेन वही बात है, कस्टमर्स का टेबल है हमारे पास और क्यूरी क्या है जी, यहाँ पे क्यूरी नहीं बताते, ये बड़ा मसला है। The following SQL statement matches the customers that are from the same city। यानी कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनकी सिटी सेम है, तो
तो आपको इस सिस्टम में से सारे वो कस्टमर चाहिए जिनकी सिटी मैच करती है, जबकि आपने सिटी का जो वैल्यू है वो खुद से नहीं देनी। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। कस्टमर्स का पूरा टेबल आपके पास आ गया। अल्फ्रेड की सिटी जर्मनी है, एना एना की सिटी भी मैक्सिको है, अंटोनियो की सिटी भी मैक्सिको है, ठीक है। अराउंड द हॉर्न यूके और बर्गलैंड्स की स्वीडन। तो वो सारे लोग जिनकी सिटी मैच करती है, यानी जर्मनी वाले सारे, ठीक है, जहां जहां जर्मनी आ रहा है, मैक्सिको वाले सारे जहां जहां मैक्सिको आ रहा है, जहां जहां हमें कोई डुप्लीकेट मिलता है हम उसको पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इसी टेबल में से देखें, ऐसा नहीं है या तो आप इसमें से इन लगाएं और इन लगा के सारे कंट्रीज दे दें, उसका मतलब आपको सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। यानी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री इन जर्मनी कॉमा मैक्सिको कॉमा यूके कॉमा स्वीडन कॉमा फ्रांस कॉमा स्पेन, तो वो तो सारे आ जाएंगे। लेकिन ये जो क्यूरी है ये सिर्फ मैचिंग कंट्री नेम वालों को सिलेक्ट कर रही है। सो इस क्यूरी को ट्राई करते हैं। Select A dot customer name as customer name 1, B dot customer name as customer name 2। सिटी नहीं ले रहे, हम मैचिंग कस्टमर की सिटी ले रहे हैं। खाली सिटी लेनी है तो आप यहाँ से पोस्टल कोड से ले लें या सिटी से ले लें। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो आपकी सारी सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप या यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें। असल कंसेप्ट है जो समझने वाला कि आप एक टेबल के साथ, एक ही टेबल को उसके साथ कैसे जोड़ेंगे, सेल्फ ज्वाइन कैसे लेंगे। कस्टमर नेम एज सिलेक्ट तारीख फ्रॉम बोथ टेबल्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्यूरी नहीं होती। एट अ टाइम आप एक टेबल से सिलेक्ट करते हैं, दूसरे के ऊपर ज्वाइन लगाते हैं। तो फुल ज्वाइन जो है, अगर आपको वैसे ही आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मैनी यूज केसेस फुल ज्वाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने स्टार्ट में भी इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिस्टेड है तो मैंने आपको बता दिया। A डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 1, B डॉट कस्टमर नेम एज बी कस्टमर नेम 2। अगर आप देखें A डॉट कस्टमर नेम, A यहाँ पे क्या है और B यहाँ पे क्या है हमें अभी तक नहीं पता। जब हमने फ्रॉम किया तो कस्टमर्स के टेबल का ही एलियस A रख दिया और कस्टमर्स के टेबल का ही एलियस B रख दिया। कंडीशन लगा दी जहां पे कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू कस्टमर आईडी के, यानी कि हम नहीं चाहते। नो ऐसा नहीं होता ना, दो टेबल्स के नाम आप इकट्ठे कहां दे सकते हैं, ये क्यूरी है ही नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते वक्त लेट सपोज मैं इसी टेबल का इस टेबल के साथ ज्वाइन लगाता हूँ और अल्फ्रेड जो है वो जर्मनी से है या बर्लिन से है, दूसरे टेबल में भी अल्फ्रेड होगा जो बर्लिन से होगा, तो अल्फ्रेड को अल्फ्रेड के साथ मैच करके वो रिजल्ट में ले आएगा। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे हो दोनों टेबल्स का, तब आपकी कस्टमर आईडी डिफरेंट होनी चाहिए। हमें कंडीशन क्या मिली है, वो वाले लोग लेके आओ जो सेम सिटी से हैं। अब सेम सिटी से कौन कौन से हैं, पहले दो सेम सिटी निकाल लें। ये लंदन से है, ये लंदन से है, ठीक है। हमें इस टेबल में से रिकॉर्ड चाहिए अराउंड द हॉर्न का और रिकॉर्ड चाहिए कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स का, ठीक है। ये दो कस्टमर नेम है जिनका हमें रिकॉर्ड चाहिए। लेकिन जब इसके साथ दूसरा टेबल आएगा उसमें भी सेम रोज होंगी, तो जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो इस रो का जो रिकॉर्ड होगा सिटी वो दूसरे टेबल के अंदर सेम रो से मैच करेगा, ठीक है। तो करना ये है कि आपने साथ चेक करना है कि क्या जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कस्टमर आईडी तो सेम नहीं है, क्योंकि हमने एक ही टेबल के कस्टमर्स को आपस में कंपेयर करना है, ना कि दो टेबल्स बना के दोनों रोज को आपस में कंपेयर करना है। आपने एक ही टेबल के अंदर कस्टमर्स को कंपेयर करना है जहां पे कस्टमर आईडी सेम ना हो, जहां कस्टमर आईडी सेम ना हो और सिटी सेम हो, वो वाले कस्टमर्स के नाम ले। जहां कस्टमर आईडी 4 और ये वाली जो आपके पास कंसोलिडेटिंग होल्डिंग्स आ रही है 16 और 4 आर नॉट सेम, वेयर 16 एंड 4 16 एंड 4 बोथ जिनकी सिटी जो है वो लंदन है, इन दोनों की सिटी जो है वो लंदन है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि दो ऐसे रिकॉर्ड हमारे टेबल में है जिनकी सिटी सेम है और आईडी मैच नहीं करते, वो निकाल लें। इसलिए हम सेल्फ ज्वाइन लगा रहे हैं। और अगर सेल्फ ज्वाइन नहीं लगाएंगे तो हमें कंपैरिजन के अंदर सिटी का नेम देना पड़ेगा कि इस सिटी के वैल्यू ले आओ। अगर हम सेल्फ ज्वाइन लगा लेते हैं तो हमारे पास हम कॉलम से कॉलम को कंपेयर कर लेंगे, हमें स्टैटिक वैल्यूज देने की, वेयर
सिटी इज इक्वल टू लंदन लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉलम से कॉलम कंपेयर कर लेंगे, जहां पे आईडी मैच ना कर रहा हो सारे कॉलम आपके पास आ जाएंगे। तो इस टाइम हमारे पास 90 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप यहाँ पे आए तो कस्टमर के 93 रिकॉर्ड्स हैं, तो 93 में से हमारे पास 90 रिकॉर्ड्स वहां पे आ रहे हैं जहाँ पे मैचिंग हो रही है। और मेरा हाल कोई एक कंट्री है इसमें से जो मैच नहीं कर रहा। अगर हम एक क्यूरी लगाएं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, देखो एक क्यूरी लगाते हैं, अगर हमें लेट सपोज इसमें से वो वाली कंट्री, वो वाली सिटी निकालनी है जो कि मैच नहीं करती। अगर हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, तो आपके पास डिस्टिंक्ट सिटीज आ गए 70, ठीक है। डिस्टिंक्ट सिटी फॉर फ्रॉम कस्टमर तो आपने निकाल लिए। और अगर आप इसके अलावा सिटी निकालते हैं तो कितने रिकॉर्ड आते हैं, 93। काउंट करें लेट सपोज डिस्टिंक्ट सिटीज को आप, तो भी आपके पास 70 रिकॉर्ड ही आएंगे, टोटल 70 का काउंट आ गया। अब जो सिटी यहाँ पे जो है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो 70 सिटीज हैं जो आपस में उनके अंदर से कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से आप लेके आ रहे हैं ये वाले सारे रिकॉर्ड जिनका रिजल्ट आपने ऑलरेडी देखा है। अगर मैं दोबारा इसको रन करूं तो 90 यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहे हैं, 90 लोग ऐसे हैं जिन जो कि सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। और कौन कौन से जो दो लोग आपस में मैच करते हैं, कैक्टस का, क्योंकि इन्होंने प्रोबेबिलिटी बनाई है तो कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर आप देखेंगे तो डुप्लीकेट हो रहे होंगे। कैक्टस और ओशियनो सेम सिटी से हैं, फिर कैक्टस और रैंचो सेम सिटी से हैं, फिर ओशनो और कैक्टस सेम सिटी से हैं, सारे कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए था कि कौन कौन सा किस किस कस्टमर के साथ मैच करता है जिनके आईडी सेम नहीं है, क्योंकि इसका और इसका आईडी सेम नहीं है, इसका और इसका आईडी सेम नहीं है, ठीक है। फिर इसका और इसका आईडी सेम नहीं है। तो आपको ये मैच करना था कि कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं, दो कस्टमर ऐसे हैं जो कि सेम सिटी से और उनका आईडी मैच नहीं करता, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस टेबल के अंदर आपके पास आ गए हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके यूज केस के ऊपर, लेकिन असल जो चीज समझने वाली है कि एक टेबल का दूसरे टेबल से ज्वाइन लगाना हो तो कैसे लगता है। तो वो ऐसे ही लगता है कि आप सिलेक्ट करते हैं टेबल को, सिलेक्ट, पहले टेबल में से आपने जो कॉलम लेना है, लेट सपोज कस्टमर अंडरस्कोर आईडी लेना है, कॉमा दूसरे टेबल में से जो आपने कॉलम लेना है, लेट सपोज कस्टमर अंडरस्कोर आईडी ही दोनों से लेना है, फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। इसको अब आप यहाँ पे देखें तो इसको एलियस दे दें। टेबल को जब आपने कॉलम को एलियस देना है तो आपने एज लिखना है, एज नेम वन, ठीक है। यहाँ पे एज नेम टू। लेकिन जब आपने टेबल को एलियस देना है तो आपको एज लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप सीधा टेबल के नेम के आगे जो भी आप एलियस देना चाह रहे हैं, आपने पहले कस्टमर के टेबल का नाम ए रख दिया और दूसरे कस्टमर के टेबल का नाम आपने बी रख दिया, तो सिंपल आपने यहाँ पे कॉमा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ज्वाइन नहीं है एज सच, यहाँ पे कहीं ज्वाइन का कीवर्ड नहीं यूज हुआ हुआ, कहीं पे इनर ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या किया हुआ है कि एक ही टेबल के अंदर दोनों के आगे नाम उसने डिफर किए हुए हैं, ठीक है। और अंदर उसने वेयर और एंड की कंडीशन लगाई हुई है, दैट्स इट। इसको आप सेल्फ ज्वाइन बोल रहे हैं। लेकिन अगेन यूज केस आपके पास डिफरेंट आएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट नाउ यू डोंट नीड टू पुट सो मच प्रेशर ऑन योर माइंड। और आगे ग्रुप बाय हैविंग एग्जिस्ट दीज बिकम अ बिट टफ, इनको अभी के लिए आप इग्नोर करें। एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। ग्रुप बाय जो है बेसिकली वो आपके मल्टीपल डाटा को, जिस तरह मैं कहता हूँ कि सारे वो लोग जो कि सेम एक सिटी से उनका रिकॉर्ड ले आओ, आप चाहते हैं कि ग्रुप कर दिया जाए डाटा को, बर्लिन वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा है, मैक्सिको वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा है, लंदन वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा है, या सेम कंट्री वालों का रिकॉर्ड एक साथ आए, तो सिर्फ आप ग्रुप्स बना देते हैं। तो आपने किया सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी, आगे कंट्री फ्रॉम कस्टमर, ग्रुप बाय कंट्री, ग्रुप बाय कंट्री करेंगे तो अर्जेंटीना की बेस के ऊपर ग्रुप बन गया और आपने साथ काउंट लगा दिया, अर्जेंटीना से कितने लोग हैं, 3 है, तो आपने काउंट लगाया
और कस्टमर आईडी पे काउंट लगा दिया। दूसरा कॉलम आपने कंट्री का सिलेक्ट किया, फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री कर दिया। जब आपने ग्रुप बाय कर दिया तो 3 रिकॉर्ड ऐसे थे जो कि अर्जेंटीना के थे, वो 3 रिकॉर्ड अर्जेंटीना के थे, उनकी बेस पे ग्रुप हुआ। और कस्टमर आईडी के साथ जो रो एक दफा आनी थी, क्योंकि अगर आप ये ना लगाएं तो आपके पास कस्टमर आईडी आएगा। अगर मैं ये चीज खत्म करता हूँ, काउंट खत्म करता हूँ, तो आपके पास देखें यहाँ पे अर्जेंटीना कस्टमर आईडी 12 आ रहा है, ऑस्ट्रिया 20 आ रहा है। ग्रुप बाय करने से क्या होगा, जो रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स आ रहा था उसकी सिर्फ एक रो आएगी। ठीक है, नीचे कहीं आपके पास ऑस्ट्रिया नहीं आएगा। तो लेट सपोज पहला कस्टमर आईडी 1 था जो अर्जेंटीना से था, दूसरा कस्टमर आईडी 2 था अर्जेंटीना से था, तीसरा कस्टमर आईडी 12 था जो अर्जेंटीना से था। तो मैंने जब इनको सिटी कंट्री की बेस पर ग्रुप किया, साथ साथ मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग थे जो कि इस ग्रुपिंग में आ रहे थे, तो मैं काउंट का फंक्शन यूज कर लेता हूँ। और नॉर्मली ये डाटा रिकॉर्ड जो है वो काउंट के लिए ही ग्रुप आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। काउंट से आपको पता लग जाएगा कितने लोग अर्जेंटीना से हैं, कितने लोग ऑस्ट्रिया से हैं, कितने लोग बेल्जियम से। स्पेशली जब आप ग्राफ चीजें वो बनाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे आपको काउंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, उन काउंट्स के लिए जो है आप कंट्री कंट्री वाइज जब डाटा निकालते हैं तो आप ग्रुपिंग को यूज कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब आप ग्रुप की कंडीशन यूज कर लें तब आप यहाँ पे वेयर नहीं लगा सकते। अगर आपने ग्रुप लगा लिया, अब मैं इसको डाटा को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ कि ग्रुपिंग करके लाओ, लेकिन किसकी बेस के ऊपर, अर्जेंटीना की बेस पे, वेयर कंट्री डॉट या खाली कंट्री इज इक्वल टू, और सिंगल कोट्स में आई ट्राई कि मैं सिर्फ अर्जेंटीना के डाटा को ग्रुप करूं। मुझे बाकी, अगर एक मैप के ऊपर 203 मुल्क है तो मुझे 203 मुल्क की ग्रुपिंग करके उनके कस्टमर आईडी नहीं लेने, मुझे सिर्फ अर्जेंटीना के कस्टमर आईडी लेने हैं। अगर मैं इस क्यूरी को रन करूंगा तो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, इट विल थ्रो एन एरर कि ये नहीं चल सकती, क्योंकि जब आप डाटा को ग्रुप कर लेते हैं तब वेयर यूज नहीं होता। ग्रुप करने के बाद आप हमेशा हैविंग लगा सकते हैं। तो इससे अगला कंसेप्ट है हैविंग का। ठीक है, जब आपने ग्रुप कर लिया तब आप हैविंग की कंडीशन में वेयर वाला काम आप हैविंग से लेते हैं। तो अगर आप देखें, सिलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री हैविंग काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, यानी जिसका काउंट 5 से बड़ा है सिर्फ वो रिकॉर्ड लेके आओ। तो वो सारी कंट्रीज जिनके अंदर रिकॉर्ड 5 से ज्यादा है सिर्फ वो आएंगी, बाकी स्किप हो जाएंगी। यानी यूएसए में 13 लोग हैं तो वो आ गया, जर्मनी में 11 लोग हैं तो वो आ गया, फ्रांस में 11 लोग हैं तो वो आ गया, ब्राजील में 9 है, यूके में 7 है। अगर मैं इस काउंट को चेंज कर दूं, अगर काउंट ग्रेटर देन 2 कर दूं, तो अब ये जो फिल्टर हमने लगाया, ये कंडीशन वैसे हम पहले वेयर में लगाते थे, वेयर कॉलम आईडी वैल्यू इज दिस, वेयर वेयर डेट इज बिटवीन दिस रेंज, वेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन लेस देन दिस। तो जब आपने ग्रुप बाय यूज कर लिया तो आप वेयर यूज नहीं कर सकते, आप हैविंग यूज करेंगे। तो अब आपके पास दो से ज्यादा जितने कंट्रीज थे वो सारे आ गए। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप बाय एंड हैविंग। जब आप डाटा को ग्रुप कर लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर, तो फिर आप उसके ऊपर जो फिल्टरिंग करना चाह रहे हैं उस कॉलम की बेस पे या किसी और कॉलम की बेस पे, तो आप हैविंग का जो वर्ड वो यूज करेंगे। क्या यहाँ पे हैविंग में स्ट्रिंग कंपैरिजन हो सकता है? अगर मैं वेयर कंट्री हैविंग कंट्री इज इक्वल टू यूएसए, क्या ये चल सकता है? ये देखें, अब आपने सिर्फ कंट्री की बेस पर डाटा लिया है कि वो वाला सारा रिकॉर्ड लेके आओ, पहले कंट्री की बेस पे ग्रुप करो, उसमें कस्टमर आईडी का काउंट लो, और जब आप ग्रुपिंग सारी कर लो उसमें से सिर्फ मुझे यूएसए का काउंट चाहिए कि यूएसए में कितने लोग थे। इसकी अल्टरनेट क्या हो सकती है? अगर हम सिलेक्ट करें काउंट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ये हमारा जो है कॉलम नेम, कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। क्या इन दोनों क्यूरीज का रिजल्ट सेम हो सकता है? मतलब यूएसए के सारे कस्टमर्स उनका काउंट ले आओ, जो ऊपर हमने ग्रुपिंग किया, इस ग्रुपिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ। क्या इन दोनों क्यूरीज का रिकॉर्ड सेम आएगा?
13, उसका भी आंसर 13 था, इसका भी आंसर 13 था। तो एक ही यूज केस को परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूरीज हैं, सिर्फ आपकी अपनी लॉजिक है कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट एसक्यूएल। अब आगे हम मूव कर जाते हैं कि किस तरह कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस की। अब लेट्स सपोज मैं पार्किंग का सिस्टम वाकई बनाना चाह रहा हूँ और अपनी एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं मतलब कार्स को पार्क कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग MySQL के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और एक डायनामिक वेबसाइट जो अपनी क्रिएट करना शुरू कर देंगे बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इंक्रीज द स्क्रीन साइज ताकि आप लोगों को जो स्क्रीन का इशू आ रहा है वो ना आए। सेकेंडली मुझे अपने पास जो मेरा फोल्डर है एम्स का, उसके अंदर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करने लगा हूँ, और पार्किंग सिस्टम। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम गोना यूज सब्लाइम टेक्स्ट, और सब्लाइम टेक्स्ट में मैं इस पूरे फोल्डर को ओपन करने लगा हूँ। अच्छा जी, पहली फाइल हम क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं index.php। ठीक है, और आपको पता है index.php हमेशा हमारी स्टार्टिंग फाइल होती है। और इस index.php के अंदर मैं जो हूँ क्या करने लगा हूँ कि एक टेम्पलेट लेने लगा हूँ बूटस्ट्रैप का बिल्ट इन, ताकि मुझे डिजाइनिंग जो है वो स्टार्ट में प्रोटोटाइपिंग के लिए खुद सारी ना करनी पड़े। सो व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दैट, bootstrap.com ओपन करते हैं। तो विद इन 2 to 3 days, हाँ, यूएसए शो जो है वो तकरीबन हो रहा था। अगर मैं सिर्फ यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ से मैंने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से अगर मैं कंट्री का कॉलम भी रिजल्ट में ले आऊँ तो यहाँ पे यूएसए भी आ जाएगा, ये साथ यूएसए भी आ गया। ठीक है, यूएसए से 13 लोग हैं। तो एक ही रिजल्ट को लेने के आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या कमांड यूज करनी है, डाटा किस तरह से आएगा। एसक्यूएल की प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। bootstrap.com कमिंग सून। व्हाट इज दिस? गेट bootstrap.com। ओके, यहाँ पे हम आते हैं तो एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स के अंदर मुझे कोई भी एक टेम्पलेट उठाना है क्योंकि मुझे अपना सिस्टम तैयार करना है, कार पार्किंग सिस्टम। तो उसके लिए दिस कैन बी अ गुड एग्जाम्पल, लेकिन ये चेकआउट पेज बना हुआ है। लेट्स टेक दिस स्टार्टर टेम्पलेट, इसका कोड ओपन करें व्यू पेज सोर्स से, ये सारा कोड आप कॉपी करें। ठीक है, और इसके लिंक को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे इसी सिस्टम के अंदर हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं जिसका नाम होगा header.php। एक नई फाइल बना रहे हैं, इसका नाम होगा footer.php। और एक फाइल बना रहे हैं जिसका नाम होगा config.php, जिसमें हमारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर से आप लोग हेडर उठा लें सारा, जहां बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है वहां से कोड उठाएं और टॉप तक। बल्कि नेविगेशन बार भी आपकी हर पेज पे आनी है, तो नेविगेशन का भी कोड आप उठा लें साथ। ठीक है, ये सारा मैंने कट किया, इसको मैं उठा के ले गया header.php के अंदर।
ठीक हो गया। अब दोबारा इंडेक्स में आए और जहाँ बॉडी एंड हो रही है, बॉडी का एंडिंग टैग आपने उठाना है और बॉटम तक आपने इसको ले जाना है किसमें, फुटर के अंदर। सो मेन स्क्रिप्ट, दिस इज बॉडी, और ये जो स्क्रिप्ट है ये भी आप फुटर में ले जाए। इसको कंट्रोल एक्स किया, फुटर में ले गए। ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है कि हमें फिक्स करना है इनके पाथ को। ये जो पाथ है ये jQuery का पाथ है, ये ठीक है, ये HTTP से आ रहा है। जितने पाथ जो है वो डॉट डॉट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्लैश से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको फिक्स करना है। ठीक। सो यहाँ पे आए, सबसे पहला पाथ ये वाला HTTP से स्टार्ट हो रहा है, इसको रहने दें। बूटस्ट्रैप कोर ये पाथ जो है स्टार्ट हो रहा है स्लैश से या डॉट से, इसको अब आप रिप्लेस कर दें। ये हेडर की फाइल में है तो हेडर में आए और हेडर में आके ये जो डॉक्स वाला है इसको आप चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। अगला पाथ आपके पास है जी, नेक्स्ट, एप्पल टच आइकॉन। ये पाथ यहाँ से लें और एप्पल टच आइकॉन में ये पाथ रिप्लेस कर दें। ठीक। और सेकंड आपके पास है जी आइकॉन, इसका पाथ उठाएं और इसको ला के यहाँ पर रिप्लेस कर दें। आइकॉन जो लिंक है उसके साथ ये रिप्लेस हो गया। थर्ड आपके पास जो पाथ है, ये मैं ज़रा दोनों बंद कर दूँ। थर्ड भी आइकॉन का है, उसको भी पिक करें और उसको भी ला के यहाँ पर रिप्लेस कर दें। ठीक है। फोर्थ वाला जो है आपके पास, दैट इज मैनिफेस्ट, इसको भी पिक करें और इसको ला के यहाँ पर रिप्लेस कर दें मैनिफेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है जी मास्क आइकॉन, इसको भी पिक करें और इसको ला के यहाँ पर रिप्लेस कर दें। इसके आगे है जी आइकॉन, इसको कॉपी करें और यहाँ पे ला के रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट है जी MS एप्लीकेशन कॉन्फ़िग। अब आई डोंट नो ये सारी फाइलें क्या कर रही हैं, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो आई एम एडिंग देम। ठीक है। MS कॉन्फ़िग ये पकड़ें और यहाँ पे ये फाइल है, इसका पाथ उठा के आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें। ठीक है। अब हेडर के सारे पाथ आपके रिप्लेस हो गए। कोई लिंक रह तो नहीं गया? इस लिंक का टेम्पलेट स्टार्टर डॉट CSS ये फाइल है, वो फाइल भी हमें चाहिए, वो भी निकाल लें। नीचे आए, ये फाइल हमें चाहिए, तो ये इसको कॉपी करें और यहाँ पे ला के रिप्लेस कर दें। और कोई लिंक या स्क्रिप्ट का टैग हेड में तो नहीं रह गया, तो हेड क्लोज हो गया, इट्स इनफ। अब हमारे पास फुटर के अंदर स्क्रिप्ट है। पहला स्क्रिप्ट जो HTTP से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो दूसरा स्क्रिप्ट है ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट का स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होता है, तो ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्लोज होगा और इसके अंदर सोर्स का एट्रीब्यूट आता है। तो पहले का जो सोर्स है वो हमें पिक करना है, jQuery_slim.min.js। तो फुटर में आए और दिस इज द फर्स्ट सोर्स। इससे पहले आपको सिर्फ गेट बूटस्ट्रैप डॉट, क्योंकि ये स्लैश का मतलब होता है कि आपका जो करंट पाथ है, तो करंट पाथ हमारा गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम है। तो यहाँ पे सिर्फ आप लिखते हैं गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम, HTTP गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम। ठीक है। और यहाँ पे भी आप ये लिखते हैं। पेज को जरा रन करके चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें कोई। तो लोकल हो स्लैश कार डैश पार्किंग डैश सिस्टम बूटस्ट्रैप स्टार्टर टेम्पलेट, और इंस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ मिस होगी तो इट विल लेट अस नो। कंसोल में हमारे पास दो चीज़ें लोड नहीं हो रही, बूटस्ट्रैप बंडल डॉट मिन डॉट जेएस, और ये कहाँ पे दिया हुआ है? अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि हमने जो टेम्पलेट बनाया उसमें हमने हेडर फुटर लहदा लहदा कर दिए, लेकिन इंडेक्स में उनको इन्वॉल्व नहीं किया।
सो PHP और PHP के अंदर आप इंक्लूड लगाएं और इन फाइलों को पहले इंक्लूड करें हेडर डॉट PHP को, ये पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है, सिंगल ऐसे आएगा हेडर डॉट PHP सिंगल कोट्स में, और दूसरा फुटर में मेन के बाद आ जाएगा यहाँ पे फुटर डॉट PHP। इस पेज को रिफ्रेश करें तो दिस इज नाउ आवर पेज। ठीक है, और इस पेज के अंदर अब अपना डाटा जो है वो जिस तरह से चाहे आप एंटर कर सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट है, तो ये मेन के अंदर आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो रहने दें, नहीं चाहिए तो इट्स अप टू यू। अब मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले मेरे सिस्टम के ऊपर आज की जितनी टिकट्स हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ क्लास, तो all I need to check one thing, oh, it is worst। अच्छा, हुआ क्या है, वी आर गेटिंग 4.5, वी नीड टू हैव 3.7। तो बूटस्ट्रैप से हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे 3.7.7 कर दूँ, यानी बूटस्ट्रैप वर्जन 4 पॉइंट आ रहा है समथिंग, मुझे ये वर्जन नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था 3.4.1। तो 3.4.1 के अंदर यहाँ पर टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स के हमने अंदर ये वाली एग्जाम्पल जो है वो यूज़ किया है। इसका पेज सोर्स देखें और जो डिफरेंस है वो निकालना है। 3.4, सो जहाँ पे 4.5 आ रहा है उसको मैं रिप्लेस करने लगा 3.4 से। आपको मैथ्स रिप्लेस करना है एक दफ़ा मल्टीपल लाइंस में, तो आप फाइंड रिप्लेस पे क्लिक करें, 4.5 को रिप्लेस कर दें 3.4 के साथ, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लें। और अब अपने स्टार्टर टेम्पलेट को एक दफ़ा लोड करके चेक करें इफ इट इज़ वर्किंग। नो, क्या मिस है, 6 documents are missing, 3.4.css। यहाँ पे तो काम कर रहा है। खैर, लेट इट बी 4.5 फॉर नाउ, आई विल चेंज दैट लेटर। जो अपना काम हम करने जा रहे हैं उसको करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक रो ऐड करना चाह रहा हूँ कि कार पार्किंग का डाटा मेरे पास जितनी आज की टिकट्स हैं वो मेरे होम पेज पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे राइट नाउ ये नैप बार जो है इसमें यहाँ पे कार पार्किंग सिस्टम राइट डाउन करना है, ताकि थोड़ा सा हमारा जो लुक है वो वैसी ही है जैसी हम चाह रहे हैं। तो नैप बार को चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं कार पार्किंग सिस्टम। ठीक है, और पहला जो हमारा होगा दैट विल बी टिकट्स, सेकंड वाला जो होगा दैट विल बी व्हीकल्स या ड्राइवर्स या मेंबरशिप कार्ड्स। थर्ड मेन्यू जो होगा दैट इज डिसेबल्ड राइट नाउ। ठीक है, तो ये डिसेबल्ड की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी होगी, डिसेबल्ड ट्रू को फॉल्स करें, इसको खत्म करें, फॉल्स करें, और यहाँ पे आप डाल लें व्हीकल्स। ठीक है, रिफ्रेश करें, टिकट मेंबरशिप व्हीकल्स, और लास्ट वाले पे हम लोग एंटर कर लेते हैं ड्राइवर को, इसी की कॉपी पकड़ते हैं और यहाँ पे हम लोग ड्राइवर्स ले आते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो लिंक है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो टिकट्स, मेंबरशिप कार्ड्स, व्हीकल्स और ड्राइवर्स, ठीक है, ये चार मेरे लिंक हैं। तो इसमें यहाँ पे सेंटर में मुझे अब पहला जो मेरा होम पेज है दैट शोज ऑलवेज शोज टिकट्स। ठीक है, तो पहले तो इस मैसेज को चेंज करें, इंडेक्स डॉट PHP में आए और यहाँ पे
यहाँ पे लिखें वेलकम टू मेरीना पार्किंग प्लाजा, लेट्स सपोज, जो भी आप ब्रांच रन कर रहे हैं, और इसको खत्म करें। और यहाँ पे आप H4 एंटर करें, बल्कि H3 एंटर करें, और यहाँ पे आप दे लें, अगर आप थोड़ा सा इसको और मजीद बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप ये चीज़ कर दें ख़त्म, और आप अपनी इंक्लूजन कर लें इस डिव के बाद, यानी आप मल्टीपल पेजेस बना लें। तो पहला पेज मेरा जो है दैट इज़ अबाउट टिकट्स। मैं टिकट डॉट पी की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, या टिकट्स डॉट पी की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और उसको यहाँ पे इंक्लूड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो मॉडलर हो जाएगा। होम पेज के अंदर मैं अब टिकट्स की फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा सिस्टम मेरा मॉड्यूलर हो गया, कोड मुझे जाके करना है यहाँ पे टिकट्स डॉट पीएचपी में। अब यहाँ पे टिकट्स लेनी है मुझे डेटाबेस से, उससे पहले मेरे पास कन्फिग में डेटाबेस का कनेक्शन होना चाहिए। सो पीएचपी की ये जो कन्फिग की फाइल है, इसके अंदर आप डीबी कनेक्शन क्रिएट करें। अब डीबी कनेक्शन क्रिएट करते वक्त आपको पहले अपने सिस्टम का पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम क्या रन कर रहा है और वो कौन सी कमांड चलाएगा। तो मेरा लोकल होस्ट है, और मेरे लोकल होस्ट जो है दैट इज रनिंग पीएचपी 5.6। तो आप यहाँ पे एम्प्स लिखें सिंपल। तो आपके पास कईयों के पास एम्प्स नहीं चल रहा, काफी सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, बट मेरे पास चल रहा है इसलिए मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया है। और अपाची कॉन्फ़िगरेशन में आई कैन चेक अ फ्यू थिंग्स, कौन कौन से मेरे मॉड्यूल्स ऑन है, और इवन पीएचपी इन्फो से मुझे पता लग जाएगा कि मेरी पीएचपी वर्जन कौन सा चल रहा है। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग 5.6.31। और अगर मुझे MySQL के साथ अब कनेक्शन क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारे टैब्स जो एक्स्ट्रा क्लोज कर रहा हूँ, और पीएचपी के साथ मुझे MySQL के साथ कनेक्ट करना है। तो बेस्ट ट्यूटोरियल मेरे पास W3 स्कूल्स पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे MySQL सेक्शन में जाता हूँ, और फ्रॉम देयर आई कैन लोड इट। ठीक है, सो पीएचपी के अंदर ही MySQL का सेक्शन होगा, ये MySQL डेटाबेस। ठीक है, कनेक्ट, क्योंकि आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। PHP 5.1 later can work with the MySQL database using MySQL I extension. I stands for improved, यानी MySQL का जो improved version है that is MySQL I। और उसके बाद हमारे पास आया था PDO, PHP data objects। राइट नाउ MySQL जो है वो वाइडली यूज नहीं हो रहा, MySQL I यूज हो रहा है या PDO यूज हो रहा है। तो हम MySQL I को यूज करेंगे, और MySQL I के लिए हमें जो डिटेल्स चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाएंगी इंस्टॉलेशन की। और अगर आपको MySQL I का कनेक्शन ओपन करना है डेटाबेस के साथ, तो ये आपके पास कमांड है जो आपको लिखनी है। तो पीएचपी के कोड के अंदर MySQL की सपोर्ट ऑलरेडी होती है, क्योंकि हम पीएचपी वर्जन 5 से अबव यानी 5.6 यूज कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम जो है वो सपोर्ट कर रहा है MySQL I को। सो सिंपली आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करें और उठा के यहाँ पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशन में ले जाएं। ठीक है, और ये पीएचपी के जो टैग्स हैं बेसिक इनको रिप्लेस करने ओल्ड वालों को। ठीक है, और इसको आप पूरा फॉर्मेट कर लें। अब कलेक्शन क्रिएट करने के लिए MySQL I का एक फंक्शन होता है पीएचपी के अंदर, जो लाइब्रेरी है MySQL I की ऑलरेडी एडेड है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है। आपको एक यूजर नेम चाहिए होता है, सर्वर नेम। सर्वर नेम आपका क्या है जी? लोकल होस्ट, क्योंकि ये सबको पता है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की थी वहां पर भी सर्वर नेम हमने लोकल होस्ट ही रखा था। और वैसे भी अगर आप इसको लोकल सिस्टम में चला रहे हैं और यहाँ पर लोकल होस्ट लिख के रन करते हैं, तो दिस इज आल्सो लोकल होस्ट। लोकल होस्ट यूजर नेम आपका क्या आएगा? अगेन रूट। जो लोग एम्प्स यूज कर रहे हैं उनका पासवर्ड होगा MySQL। जो लोग
वो यूज कर रहे हैं जैम, उनका पासवर्ड होगा एम्प्टी, वो सिर्फ एम्प्टी कर देंगे, वो कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, current password is equal to empty for जैम, ठीक है। आगे क्रिएट कंडीशन, जो आपका जो कनेक्शन है उसको कैसे क्रिएट होगा, आपने एक पीएचपी का वेरिएबल बनाया, डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू, आगे लिखा न्यू। न्यू आप जब लिखते हैं जब आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने लगते हैं, लाइक आप अगर माई एसक्यूएल आई का ये फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा माई एसक्यूएल आई का। माई एसक्यूएल आई का ऑब्जेक्ट किस लिए होता है, ताकि आप अपनी पीएचपी को, अपनी प्रोग्रामिंग को, अपाची को अपने माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकें। ये जो आपके पास सिस्टम चल रहा है, दिस इज माई एसक्यूएल, ठीक है। और ये जो आपके पास सिस्टम चल रहा है, ठीक है, दिस इज योर अपाची, ये आपका अपाची से चल रहा है और ये आपका माई एसक्यूएल से चल रहा है। सो इन दोनों सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जब आप पीएचपी यूज कर रहे होते हैं तो थ्रू कोड, वैसे तो आप स्क्रीन से दोनों को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आपने डाटा को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना है, वहां से डाटाबेस से डाटा लेना है और वेबसाइट पे शो करवाना है, तो आपको फिर कनेक्शन बनाना पड़ता है। उस कनेक्शन के अंदर जब तक आप क्रेडेंशियल्स नहीं देंगे, सही यूजर नहीं देंगे, सही पासवर्ड नहीं देंगे, तो कनेक्शन अलाउ नहीं करेगा। माई एसक्यूएल पीएचपी को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में जितनी सर्विसेज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जब भी किसी सर्विस को, ये दोनों सर्विसेज है, माई एसक्यूएल इज अ सर्विस, डेटाबेस सर्विस, अपाची इज वेब सर्वर सर्विस। तो जब भी दो सर्विसेज आपस में एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज करती हैं तो एक दूसरे को क्रेडेंशियल शेयर करती हैं कि ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ताकि हैकिंग के चांसेस ना रहे। सो हमारे पास जो यूजर नेम पासवर्ड है हमें पता है, वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। कनेक्शन क्रिएट करने के टाइम सबसे पहले अपने सर्वर का नाम देना है, फिर यूजर नेम देना है, फिर पासवर्ड देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ एट सम पॉइंट वी कैन आल्सो प्रोवाइड द डेटाबेस नेम, ठीक है। यहाँ पे MySQL आई के अंदर, लेट मी चेक विद अनदर वेबसाइट, MySQL आई connect db। दो तरह के कनेक्शन है, एक माई एसक्यूएल का कनेक्शन और एक माई एसक्यूएल आई का कनेक्शन है। राइट नाउ वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल आई, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन के अंदर बट आई यूज दीज आर फोर वेरिएबल, ठीक है, जिनसे आप कनेक्टिविटी करते हैं। जिसमें लास्ट जो वेरिएबल होता है वो आपकी डेटाबेस का होता है। जैसे यहाँ पे ये कनेक्शन दिया हुआ है, लास्ट वेरिएबल आपकी डेटाबेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं न्यू माई एसक्यूएल आई, वी कैन सर्च इट फ्रॉम हियर। कोई भी रेफरेंस अगर इस साइट, पीएचपी मैनुअल, ये ऑफिशियल साइट है पीएचपी की, यहाँ पे सारी रिलीजेस और सब कुछ आता है। तो माई एसक्यूएल आई का जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो उसका रेफरेंस भी आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। There will be certain examples. Instructor, open a new connection, ठीक है। यहाँ पे आपको पैरामीटर्स बताए होंगे, यहाँ पे देखें आप होस्ट का पैरामीटर जो आपने सर्वर दिया, लोकल होस्ट यूजर नेम, ये जो फंक्शन है ऊपर, अगर पीएचपी माइस्क्यूएल, पीएचपी बेसिकली जो है उसकी ऑफिशियल साइट है, इसको समझना भी आपके लिए जरूरी है इन फ्यूचर। यहाँ पे लिखा हुआ है पीएचपी 5 और पीएचपी 7 दोनों को माइस्क्यूएल आई की जो एक्सटेंशन है और उसका जो कंस्ट्रक्टर वो सपोर्ट करते हैं। और अगर आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल है। और अगर आप प्रोसीजरल बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसीजरल स्टाइल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मुराद ये, अगर आप दो रेफरेंस ऑपरेटर्स देख रहे हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये होता है किसी भी क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए। और प्रोसीजरल में आप सिर्फ फंक्शन का नाम देंगे, चार वैल्यूज देंगे, ठीक है। सो हम जो राइट नाउ यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल आई न्यू के कीवर्ड के साथ। ये न्यू का कीवर्ड बताता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर हमारे पास जो आगे चार वैल्यूज हैं वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम भी साथ प्रोवाइड कर देते हैं, डॉलर डीबी नेम। डीबी नेम हमारा क्या है जी, वो हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है डीबी एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया अपना डीबी नेम कि मेरी डेटाबेस का नाम ये है, और वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, डॉलर डीबी नेम, ठीक है। अब एक चीज है इसके, अगर आप दोबारा देखें
तो पैरामीटर्स वो चीजें जो कि आप पास करें, और रिटर्न वैल्यूज में रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन टू माइस्क्यूएल सर्वर और फॉल्स इन फेलियर। अगर तो कनेक्शन बन गया तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें माइस्क्यूएल आई की सारी चीजें, एसक्यूएल सर्वर की सारी चीजें होंगी। अगर नहीं तो आपके पास फॉल्स रिटर्न होगा। तो जैसे ही ये कंडीशन चलेगी, जो कुछ आएगा वो इस कनेक्शन में आ जाएगा। अगर तो कनेक्शन में एरर आएगा तो साथ ही ऊपर लिखा आ जाएगा कनेक्शन फेल्ड, और एरर आपको शो करवा देगा, नहीं तो इको करवाएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। यानी ये फाइल अब वर्कआउट करेगी, जब भी ये फाइल चलेगी ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्रिएट होगा, और अगर तो सक्सेसफुल कनेक्शन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज आ जाएगा कनेक्शन फेल्ड। सब आपको इस फाइल को सिर्फ यूज करना है, कहाँ पे, टॉप पे, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरी उसमें चाहिए, हर जगह पे चाहिए, पूरे डेटाबेस के पूरे वेबसाइट के अंदर आपको कई जगह पे कई पेजेस पर डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है और उसको यूज करना है। सो आई वुड से कि इसको आप हेडर में यूज कर लें, क्योंकि आपकी हेडर फाइल हर जगह पे यूज होगी। सो हेडर फाइल में हम लोग अपना जो कनेक्शन है उसको ऐड करवा लेते हैं, config.php, ठीक है। और हेडर पे आते हैं, यहाँ पे config.php हमने ऐड करवा ली। ये config.php है, पहले प्रिंट लगा के चेक कर लेते हैं config फाइल ऐड हो गई है। ये जब ये फाइल चलेगी, सबसे पहले ये हेडर इंडेक्स में सबसे पहले हेडर चलेगा। जैसे ये हेडर चलेगा उसमें सबसे पहले ये फाइल चलेगी। जैसे ये फाइल चलेगी सबसे पहले एग्जिट आ जाएगा। सो हमारा टेम्पलेट जो है सबसे पहले इस एग्जिट को प्रिंट करवाएगा। तो एडिटेड इज प्रिंटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब मेरी फाइल इंक्लूड होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ और लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो कनेक्टेड सक्सेसफुली का मतलब क्या है कि हमारी डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इको प्री प्रिंट अंडरस्कोर आर कनेक्शन, जो भी कनेक्शन में बना, और यहाँ पे एग्जिट लगा रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट इज द कनेक्शन राइट नाउ। माइस्क्यूएल ऑब्जेक्ट है, अफेक्टेड रोज 0 है, क्लाइंट इन्फो ये है, क्लाइंट वर्जन ये है, और नीचे आ जाए तो सर्वर इन्फो 5.6.37 चल रहा है, सर्वर वर्जन ये है, और कनेक्टेड वाया यूनिक सॉकेट है, और ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको माइस्क्यूएल की मिल रही है। अगर कनेक्शन ना बनता किसी वजह से, जैसे डीबी का नाम गलत है, तो आपके पास ये देखें एरर आ गया, और एरर में बता रहा है कि अननोन डेटाबेस एग्जांपल। और अगर डेटाबेस की एग्जांपल ठीक है लेकिन यहाँ पे यूजर का पासवर्ड इज रॉन्ग, तो वो आपको दिखा रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर एट लोकल होस्ट, यानी कि जो पासवर्ड आपने दिया है उस पासवर्ड पे इस यूजर को एक्सेस नहीं है कि वो डीबी को कनेक्ट कर सके, ठीक। तो यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन में एरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसका ये दो डाटा मेंबर्स हैं, ये दो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये फिल हो जाती हैं जैसे ही एरर आता है। सो इसको मैंने सारी चीजें फिर फिक्स की, रन करता हूँ। तो अब मेरे पास एरर लिस्ट और एरर, ये एरर नंबर 0, एरर लिस्ट में कुछ भी नहीं है, और एरर भी एम्प्टी है। इसका मतलब है कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली बन गया है। अब मैं अपनी डेटाबेस के साथ जो है कनेक्टिविटी कर सकता हूँ और वहां से डाटा ले सकता हूँ। तो मुझे टिकट्स के लिए डाटा चाहिए था, तो टिकट के लिए डाटा मुझे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे सारा कोड लिखूंगा, डाटा फेच करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें, कनेक्शन में जो वेरिएबल आपको हर जगह पे अवेलेबल है, यानी ये हेड में बना है, जो फाइल हेड में ऐड हो गई है वो इंडेक्स में ऐड हो रही है। इंडेक्स के अंदर आपने जो फाइल ऐड की हेडर की, हेडर के अंदर आपने फाइल ऐड की कॉन्फ़िग की, तो टिकट्स की फाइल इंडेक्स में है, तो टिकट्स इंडेक्स में है, इंडेक्स में हेडर है, हेडर में कॉन्फ़िग है। तो बाय डिफॉल्ट जो चीज कॉन्फ़िग में है वो मुझे टिकट्स में भी मिलेगी, यानी यही वेरिएबल मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ इनसाइड टिकट, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवा रहा हूँ, डॉलर कॉन, ठीक है। सक्सेसफुली और मेरा ऑब्जेक्ट आ गया टिकट्स के अंदर, इनसाइड टिकट्स मेरा माइस्क्यूएल एक पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर सिर्फ इतना काम करना है कि इस तरह से आपने बूटस्ट्रैप का 3.4 यानी bootstrap.com पे जाके, यहाँ से आपने getbootstrap.com पे जाके तो करना क्या है, वर्जन 3.4 का स्टार्टर टेम्पलेट पिक करना है, उसके सारे लिंक्स को चेंज करना है, इसको 4.5 से 3.4.1 पे लेके आए।
यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड पे जाएं और गेटिंग स्टार्टेड से आप एग्जांपल्स पे जाएं और एग्जांपल से आप कोई भी एक टेम्पलेट उठाएं, टेम्पलेट उठा के उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें जैसे मैंने किया है और कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएं, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कराएं और कोशिश करें कि अपने पास आप MySQL के जो टेबल बनाएंगे उसमें से टिकट्स का डाटा निकाल के आप प्रिंट करवा लें। वो कैसे कर सकते हैं? पीएचपी के इस ट्यूटोरियल में आप जाएंगे तो पीएचपी के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपके पास होगा जी सिलेक्ट डाटा, MySQL सिलेक्ट डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कोड आ रहा होगा कैसे आप डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा को सिलेक्ट करवा के कोशिश करें प्रिंट करवाएं, जैसे यहाँ पे डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करवा के शो करवा रहा होगा। आईडी नेम जॉन डोई, मैरी मोई और जोली डोली। तो ये डेटाबेस से डाटा सेलेक्ट करवा के शो कर रहा है। तो ट्राई करें इस वीकेंड के ऊपर आप लोग बूटस्ट्रैप का 3.4 का एक एग्जांपल लें, उसको डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करें कॉन्फ़िग के अंदर और उसके बाद टिकट्स वाले सेक्शन में अपने पास जो आप टेबल बनाएंगे, क्योंकि आपने पार्किंग लॉट की एग्जांपल साथ साथ मेरे बनानी है, तो वो डेटाबेस में आप जो टेबल्स बनाएंगे वहां से पार्किंग लॉट से जितने टिकट्स होंगे उनका डाटा आपने एक टेबल में प्रिंट करवाना है। सो दिस इज योर वर्क फॉर द वीकेंड और इंशाल्लाह मंडे को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और इस पार्किंग लॉट के सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरा ग्रिड बनाएंगे, इंसर्शन डिलीशन सारा कुछ हमारी वेबसाइट से होगा। वंस वी आर डन विद दैट वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ वेबसाइट इन पीएचपी। थोड़ा सा आपका मसला रह जाएगा पेमेंट मेथड और इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स यूज केसेस आ जाते हैं उनका, बट नॉर्मली जब हम वर्डप्रेस में काम करेंगे इन सब के प्लगइन बने होते हैं तो हमें उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ वी नीड अ स्टार्ट और वंस वी स्टार्ट इट आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें सीखते जाएंगे। इंटरनेट पे बेबहा ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, बेबहा एग्जांपल्स पड़ी हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज इट इज द एंड ऑफ आवर टाइम नाउ। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स। एनीवन? इतरत, आदिल, सिद्रा, किरण डॉल, तारिक, परत, यहाँ तक जो हमने किया है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ब्लाइंड फॉरवर्ड। मैं जाने को अगले 20 मिनट में सारा सिलेक्शन और टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो हैं बिल्कुल ब्लाइंड हो जाए कि once it is covered you do not know what is going on। हाँ जी, डाटा MySQL से ले सकते हैं, लेकिन डेटाबेस अगर आपके लोकल सिस्टम में है तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेबसाइट ऑनलाइन चल रही है आप उसकी डेटाबेस से डाटा ले लें, अनलेस अगर कोई वेबसाइट नेट पे चल रही है उसकी जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का पाथ होता है ऑनलाइन, उसका यूजर नेम पासवर्ड होता है। आप जहाँ पे लोकल होस्ट लिख रहे हैं सर्वर पे वहां पे आप उस डेटाबेस का ऑनलाइन पाथ देंगे, एचटीटीपी का जो भी पाथ होगा, यूजर नेम पासवर्ड देंगे। अगर नेक्स्ट सर्वर जिस पे कनेक्शन जा रहा है वो उसको अलाउ करेगा तो डीबी कनेक्ट होगी, तब आप डाटा दे सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो लोकल डेटाबेस है लोकल होस्ट के ऊपर आप वहीं से डाटा ले सकते हैं। कन्फिग का डाटा आप कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन कन्फिग की एक फाइल बना के उसी कनेक्शन को बार बार यूज करना बेहतर है, ठीक है। कन्फिग का डाटा आप यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन होगा क्या अगर आप एक फाइल बना के उसको इंक्लूड नहीं करते कहीं पे भी, तो आपको हर जगह पे कॉन्फ़िगरेशन दोबारा देनी पड़ेगी। हर फाइल में जहां जहां आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा वहां यूजर नेम पासवर्ड ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, फिर आप नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और कुछ लोग समटाइम कनेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको क्लोज करना भूल जाते हैं। कनेक्शन ओपन और कनेक्शन क्लोज के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जब आपने कनेक्शन बनाना था तो आपने कनेक्ट इज इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल फंक्शन दिया और उसमें अपनी वैल्यूज देकर कनेक्शन बना लिया। लास्ट में आप कनेक्शन के ऑब्जेक्ट का क्लोज फंक्शन कॉल करते हैं। जब आपका डेटाबेस इंटरेक्शन कंप्लीट हो गया आप कनेक्शन को क्लोज करते हैं, अदरवाइज कनेक्शन ओपन रहता है और आपका सिस्टम जो है वो बिजी रहता है, रिसोर्सेज आपके बाउंड रहते हैं।
तो जब भी आपने डेटाबेस से एक दफा डाटा ले लेना, उसके बाद आपने कनेक्शन क्लोज कर देना, और जिस भी फाइल में आपको नया कनेक्शन क्रिएट करना है, आपने ये स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू माइस्क्ल आई, यूजर नेम पासवर्ड और ये सारी चीजें आपकी कॉन्फ़िग फाइल में पहले से पड़ी होंगी। आपने सिर्फ ये लाइन लिखनी है, कनेक्शन बनाना है, और उसके बाद आपने अपना फंक्शन परफॉर्म कर देना है। या एक काम ये करें कि इस सारे को आप एक उसमें रख लें, इस लाइन को आप एक फंक्शन में रख लें, कनेक्ट का फंक्शन बना के उसके अंदर ये डेफिनेशन दे दें, और ये आप उसको ये वाले वेरिएबल्स पास कर दीजिए, हर दफा कनेक्ट करें, और उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आप कनेक्शन क्लोज की स्टेटमेंट दें, और उससे आपका कनेक्शन ओपन और क्लोज हो जाया करेगा हर दफा। इट्स अप टू यू, जितना भी आप स्केलेबल करना चाहें उसको आप कर सकते हैं अपनी यूज के लिए। लेट मी हैव अ लुक ओवर योर प्रोफाइल लिंक्स। तो वहां पे क्या सिचुएशन है, अभी तक डाटा कंप्लीट नहीं है, बड़े सारे लोग हैं जो कि स्टिल दे आर नॉट सीरियस। सेम सिचुएशन, आई स्टिल आई एम हैविंग लाइक 59 रिकॉर्ड्स इन टोटल। ग्रुप के अंदर तकरीबन 150 प्लस लोग हैं, और मेरे पास सिर्फ 59 का रिकॉर्ड है। तो जिनका रिकॉर्ड मेरे पास नेक्स्ट 2 वीक्स में आ जाता है, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम। जिनका नहीं आ जाता, अगर आपको कल को फ्रीलांसिंग में कहीं प्रॉब्लम आई, कहीं इशू आया किसी स्टेज पे ऑर्डर कंप्लीट करते वक्त, कहीं कोडिंग में, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू गाइस। नेक्स्ट 2 वीक्स में जिनका रिकॉर्ड मेरे पास फ्रीलांसिंग का आ जाता है, 3 प्रोफाइल लिंक्स आ जाते हैं, आई विल सपोर्ट देम। Other than that, I'm not going to support anybody, and it is clear. It is mentioned in my lecture. All the lecture is being listened by our management also, our lab managers also, and my head office team also. I am not going to support you guys who are not going to fill this form in next 2 weeks. It's a deadline from me. उसके बाद अगर आपका आ जाता है, मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, आई ब्लॉक यू डेफिनेटली, आई विल नॉट रिस्पॉन्स यू, क्योंकि आप सीरियस नहीं है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ जाया करूंगा। ये जिन लोगों का रिकॉर्ड मेरे पास इस फॉर्म में है, आई जस्ट सपोर्ट दोज वंस इन वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट, और 2 CMS हमने और करने हैं, सिर्फ उनकी सपोर्ट दूंगा जो मेरे साथ कनेक्शन में है। जो डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहे, जिनको बहुत ज्यादा दूसरे काम जरूरी है, वो दूसरे काम ही करें, उनकी मुझे जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि इस वीकेंड पे आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को डिवाइड कर लेंगे, 4 to 5 फाइल्स में कनेक्शन क्रिएट करके डेटाबेस से डाटा लाकर टिकट्स का एटलीस्ट डाटा आप लोग शो करवा दें। इसके बाद कार को पार्क करना, सिस्टम के अंदर पिक्चर्स को सेव करना सर्वर के ऊपर, और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जिसमें जिसमें आई विल हेल्प यू आउट, ताकि आपको कोर PHP में सारी चीज़ें करनी आ जाए। वंस वी आर डन विद दैट, वर्डप्रेस में मूव करते हैं, तो लाइफ विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कोई इशू अगर आपको इसके रिगार्डिंग आता है तो यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड यू एनी हेल्पिंग लिंक दैट कैन हेल्प यू इन दिस असाइनमेंट कंप्लीशन। और कुछ लोगों को कुछ की असाइनमेंट जो है वो रहती हैं, यस आई विल डेफिनेटली सर्कुलेट दैट, क्योंकि देखो जिसने किया हुआ उसको तो पता है कि उसने सबमिट करवाया हुआ है, जिसने नहीं करवाए हुए उनको भी पता है कि हमने नहीं करवाए। तो लिस्ट जैसे ही एक दफा सर्कुलेट कर दूंगा, उसके बाद आई एम नॉट गोना सपोर्ट दैम, इट्स क्लियर। तो कहीं भी आपको इशू आता है तो मैं आपको हेल्पिंग लिंक उसका इसके रिगार्डिंग दे दूंगा। अब खुद से गूगल करना, चीज़ों को समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लें, क्योंकि इसी तरीके से आपका सर्वाइवल पॉसिबल है फ्रीलांसिंग के अंदर। हर दफ़ा हर वक्त आपके लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता
कि आप नेक्स्ट बंदे पे बैठे रहें। गूगल हैज एवरीथिंग, जिसने आपसे पूछना है, मतलब आप अगर किसी बंदे से पूछते हैं तो डेफिनेटली उसने भी गूगल से ही लर्न किया हुआ है, ठीक है। उसने कोई डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं बिठाया हुआ कि उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस रिसोर्स के पास चला जाता है। एवरीबडी हैज गूगल दीस डेज, और गूगल कैन हेल्प अस आउट, स्पेशली स्टैक ओवरफ्लो और सीएसएस ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इस तरह की साइट्स, W3 स्कूल्स, दीज आर काइंड ऑफ वेरी हेल्पिंग। तो इनके साथ कंसल्ट करें, कोई इशू आया तो लेट मी नो। और बाकी आपसे इंशाल्लाह, जी मुझे पता है आपकी असाइनमेंट जो है वो अप्रूव नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे लेक्चर्स जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं जब असाइनमेंट्स की बहुत ज़्यादा पोस्ट आती हैं। तो लेक्चर्स जो हैं वो क्योंकि फिर बच्चों को नज़र नहीं आते, तो असाइनमेंट्स मैं पेंडिंग में ही चेक कर लेता हूँ, और जो जो मुझे लगती हैं कि ये पोस्ट होनी चाहिए वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी असाइनमेंट्स है वो रेगुलरली सबमिट करवाते जाएं, इस बात पे ना रहें कि वो ग्रुप में पब्लिश नहीं हो रही। एटलीस्ट आई कैन सी दैम। इंशाल्लाह आपसे कल गपशप होती है, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। सो सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़।